क्रियाविधि देख ली थी, परानिस्यंदन देख लिया था, पुनः अवशोषण देख लिया था, स्त्रावन हमने देख लिया था। और मूत्र निर्माण के साथ साथ हमने नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों का कार्य भी देख लिया था। पीसीटी का कार्य देख लिया था। पीसीटी का कार्य सर्वाधिक अवशोषण में था। सर्वाधिक अवशोषण के साथ साथ H+, K+ और अमोनियम आयंस का स्त्रावन भी था। डीसीटी विकल्पी रूप से आवश्यकता अनुसार पुनः अवशोषण कर रहा था और H+, K+ और अमोनियम आयन का स्त्रावन कर रहा था। संग्रह नलिका भी जल का पुनः अवशोषण कर रही थी और H+, K+ और अमोनियम आयंस का स्त्रावन कर रही थी। मतलब नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा बाकी रह गया था? लूप ऑफ हेनले। तो अब यहां पर आप हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले हेनले के लूप। प्रकाश जी, आपका जन्मदिन है, हमने सुना है आज। सही सुना है, गलत सुना है? अरे यार शांत रहो, जन्मदिन है या नहीं है? है। प्रकाश जी का जन्मदिन है भाई, सेलिब्रेट। हैप्पी बर्थडे टू। अरे ऑनलाइन वालों, प्रकाश जी हमारे हैं बीच में, उनका जन्मदिन है। नहीं, प्रकाश जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने वर्ष पूरे हो गए आपको? 16 पूरे? 16 ही? तो नीट कैसे दोगे? अच्छा, लिखे हुए ज्यादा हैं कि लिखे हुए कितने हैं? चलो, लिखे हुए नहीं लिखे हुए, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब पहली चीज तो ये हेनले के लूप की हम बात कर रहे हैं। हेनले के लूप की दो भुजा होती है, नीचे जाने वाली जिसे हम कहते हैं अवरोही भुजा, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और एक ऊपर आने वाली भुजा जिसे हम कहते हैं, अब इसमें या जिसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। अब पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, हेनले के लूप की जो अवरोही भुजा है नीचे जाने वाली, वो केवल किसके लिए पारगम्य होती है? जल के लिए। वो केवल और केवल किसके लिए पारगम्य होती है? जल के लिए। इसका मतलब जैसे जैसे नीस्यंद नीचे की ओर गति करेगा, उससे जल निकलता रहेगा, और जल निकलता रहेगा मतलब जैसे जैसे नीस्यंद नीचे की ओर जाएगा, वो सांद्र होगा या तनु? सांद्र हो जाएगा। फिर जो आरोही भुजा है, आरोही भुजा केवल किसके लिए पारगम्य होती है? लवण के लिए। आरोही भुजा केवल किसके लिए पारगम्य होती है? लवण के लिए। इसका मतलब अब जैसे जैसे नीस्यंद ऊपर की ओर जाएगा, वो क्या होता जाएगा? तनु। नीचे जाएगा सांद्र हो रहा है, ऊपर जा रहा है तनु हो रहा है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो हम देखेंगे, बट पहला पॉइंट याद रखना है, हेनले के लूप की अवरोही भुजा किसके लिए पारगम्य है? जल के लिए। और आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य है? लवण के लिए। लवण, अब इसमें भी याद रखना है, आरोही भुजा का जो निचला भाग है, निचला भाग है वो कैसा होता है? पतला, और उसमें निष्क्रिय लवण का स्थानांतरण होगा। मतलब उसके लिए कोई ऊर्जा नहीं चाहिए। लेकिन जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग कैसा होगा? चौड़ा, उसमें अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और इसलिए जो सोडियम आयन, जो लवण है, उसका स्थानांतरण कैसा होगा? सक्रिय। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है? जो नीचे जाने वाली भुजा है, अवरोही भुजा, वो केवल किसके लिए पारगम्य है? जल के लिए। जल निकलता जाएगा, जैसे जैसे नीचे नीचे की ओर गति करेगा, सांद्र होगा। ऊपर आने वाली भुजा जो आरोही भुजा है, वो केवल लवण के लिए पारगम्य है।
निचले भाग से निष्क्रिय रूप से होगा, ऊपरी भाग से सक्रिय रूप से होगा, और जैसे जैसे नीस्यंद ऊपर चलेगा वो क्या हो जाएगा, तनु होता जाएगा। पहले पॉइंट लिख लेंगे फिर ये बना लेना। लिख लो हेनले के लूप में, हेनले के लूप की अवरोही भुजा हेनले के लूप की अवरोही भुजा केवल जल के लिए पारगम्य होती है। केवल जल के लिए पारगम्य होती है। अतः जैसे नीचे नीचे की ओर गति करता है, अतः नीसियन नीचे की ओर गति करते हुए सांद्र हो जाता है। अतः नीसियन नीचे की ओर गति करके सांद्र हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आरोही भुजा लवण या NaCl के लिए पारगम्य होती है। आरोही भुजा लवण या NaCl के लिए पारगम्य होती है। अतः नीस्यंत ऊपर की ओर स्थानांतरित होने पर ऊपर की ओर स्थानांतरित होने पर तनु हो जाता है। ठीक है, अब ये बना लो। क्या प्रकाश जी, ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम शेयर करेंगे 3 व्यक्तियों से, तो मिनिमम 1 2 3। ये तो इनके तो मतलब वो ऐसे कुबेर का खजाना है इनके बैग में। आपके कोई मित्र है जिनको देना है? ओ हो, फिर आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। कोई है ही नहीं मांगे। आप दे रहे हो क्या बाकी अपने मित्र को सारो? दे दे। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये अवरोही भुजा से जल निकलेगा तो क्या हो रहा है, और आरोही भुजा से लवण निकलेगा तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे हम लोग, काउंटर करंट या प्रतिधारा प्रवाह, काउंटर करंट मैकेनिज्म।
ले लूं आगे। ठीक है, तो अब प्रतिधारा प्रवाह क्रियाविधि या जिसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। यूं क्यों करें, मतलब कैसे कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब 1 मिनट ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारे पास हम कौन सी क्रियाविधि देख रहे हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म या जिसे कहते हैं प्रतिधारा प्रवाह क्रियाविधि। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस विधि में या इस क्रियाविधि में कौन सी संरचनाएं काम करती हैं? वाजा रेक्टस और हेनले का लूप। वाजा रेक्टस हमें पता है क्या होती है, रुधिर वाहिका। यू आकार की रुधिर वाहिका जो थी वो वाजा रेक्टस है। तो वाजा रेक्टस और हेनले का लूप किसमें काम करता है? काउंटर करंट विधि में। हेनले के लूप में क्या प्रवाहित होगा? नीसियन यानी फिल्ट्रेट। और वाजा रेक्टस में क्या प्रवाहित होगा? रुधिर। तो लाल एरो से मैंने क्या बताया है? यहां पे रुधिर प्रवाहित हो रहा है, हेनले के लूप में नीसियन प्रवाहित हो रहा है। दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतिधारा प्रवाह। अब पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस क्रिया विधि के द्वारा क्या होगा। किडनी के बाहर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? वल्कुट या कॉर्टेक्स। और किडनी के भीतर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मेड्यूला। और यहां पर ये जो 300, 600, 900, 1200 है, ये किसका मान है? परासरनता का। आपने पादप कारिकी में पढ़ा होगा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरनता का सरल सा मतलब होता है पानी खींचने की क्षमता। जब हम कभी भी परासरनता अधिक कह रहे हैं, परासरण दाब ज्यादा कह रहे हैं, तो अधिक परासरण का मतलब है पानी खींचने की क्षमता है। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म, इस क्रियाविधि के द्वारा किडनी का जो मेड्यूला क्षेत्र है, किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता को अपन 300 से कितना कर रहे हैं? 1200। मतलब इस क्रियाविधि के द्वारा हम किस क्षेत्र की? किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता को बढ़ाएंगे। अब परासरनता को बढ़ाने से क्या होगा? परासरनता बढ़ाने से जल ज्यादा खींच पाएंगे, यानी परासरनता बढ़ेगी तो संग्रह नलिका से
संग्रह नलिका से ज्यादा किसका पुनः अवशोषण होगा? जल का। और जैसे जैसे जल का ज्यादा पुनः अवशोषण होगा, किस प्रकार की मूत्र का निर्माण होगा? सांद्र मूत्र का निर्माण होगा। मतलब पानी बचाना है। काउंटर करंट क्रियाविधि के द्वारा हम लोग किस तरह की मूत्र का निर्माण करते हैं? सांद्र मूत्र का। सांद्र मूत्र कब बनेगी? जब ज्यादा जल का पुनः अवशोषण होगा या कम जल का? ज्यादा जल का पुनः अवशोषण होगा। ज्यादा जल के पुनः अवशोषण के लिए किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे परासरनता बढ़ेगी, वैसे वैसे संग्रह नलिका से ज्यादा जल अवशोषित होगा। जैसे जैसे ज्यादा जल का अवशोषण होगा, वैसे वैसे सांद्र मूत्र बनेगी। तो इसका मतलब अब हमको केवल यह देखना है कि परासरनता को बढ़ाया कैसे जाए। 300 से 1200 ml परासरनता कैसे बढ़ाते हैं? परासरनता हमेशा किससे बढ़ती है? विलय से या लवण से। कोई भी विलय है, सोल्यूट अगर है, सोल्यूट या विलय की मात्रा बढ़ा दो तो परासरनता बढ़ जाती है। पानी में ज्यादा नमक मिला दो, पानी में ज्यादा नींबू मिला दो, शक्कर मिला दो, तो परासरनता बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ेगी? अभी हमने देखा था हेनले का लूप की जो अवरोही भुजा है, यह किसके लिए पारगम्य है? जल के लिए। तो यहां से क्या निकलता है? जल। और ये जो जल निकलेगा, ये जल किसमें चला जाएगा? वाजा रेक्टस में। तो हेनले के लूप की अवरोही भुजा किसके लिए पारगम्य थी? जल के लिए। यहां से जल निकला और यह जल वाजा रेक्टस वापस रुधिर में चला गया। हेनले के लूप की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य थी? लवण के लिए, यानी NaCl के लिए। यहां से NaCl निकलेगा। अब लवण निकलेगा तो सही, वो भी एक बार किसमें जाएगा? वाजा रेक्टस में। लेकिन वाजा रेक्टस की जो आरोही भुजा है, ये उस लवण को वापस कहां लेकर आ जाएगी? किडनी के मेड्यूला क्षेत्र में डाल देगी। क्या हुआ? हेनले के लूप की आरोही भुजा थी, इससे लवण यानी सॉल्ट निकला। वो सॉल्ट वापस ब्लड में तो चला गया, लेकिन वाजा रेक्टस का जो आरोही भुजा थी, उसने इस लवण को वापस बाहर कहां फेंक दिया? मेड्यूला में। मेड्यूला में लवण आएगा तो लवण के कारण परासरनता बढ़ जाएगी। एक और चीज, लवण के अलावा परासरनता बढ़ाने में और कौन काम करता है? संग्रह नलिका। संग्रह नलिका क्या करती है? यूरिया भी मेड्यूला में डाल देती है। इसका मतलब हमारा शरीर सारा यूरिया निष्कासित नहीं करता, कुछ यूरिया को कहां पर फेंक देता है? किडनी के मेड्यूला क्षेत्र में। तो किडनी के मेड्यूला क्षेत्र में क्या क्या आ गए? लवण। लवण यानी सॉल्ट के साथ साथ क्या आ गए? यूरिया। NaCl और यूरिया ने मिलकर परासरनता को बढ़ा दिया। परासरनता बढ़ गई तो संग्रह नलिका से ज्यादा जल का पुनः अवशोषण होगा। ज्यादा जल का पुनः अवशोषण होगा, कैसी मूत्र बनेगी? सांद्र मूत्र। तो शॉर्ट में क्या याद रखना है? वापस काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? किडनी के कौन से क्षेत्र? मेड्यूला क्षेत्र की क्या बढ़ा रहे हैं? परासरनता। क्योंकि परासरनता बढ़ेगी तो उससे ज्यादा जल का पुनः अवशोषण होगा। ज्यादा जल का पुनः अवशोषण होगा, कैसी मूत्र बनेगी? सांद्र मूत्र। और परासरनता बढ़ाने में दो रसायन काम कर रहे हैं, NaCl और यूरिया। NaCl वाजा रेक्टस और हेनले के लूप मिलकर निकाल रहे हैं और यूरिया संग्रह नलिका से निकल रहा है। इन दोनों की मदद से परासरनता बढ़ती है। परासरनता बढ़ती है, संग्रह नलिका से ज्यादा जल का पुनः अवशोषण होता है और कैसी मूत्र बनती है? सांद्र मूत्र। हमने परासरनता को कितना गुना बढ़ाया? 4 गुना। 300 थी, 300 से कितनी की? 1200। परासरनता को कितने गुना तक बढ़ाया? 4 गुना तक। इसका मतलब हम अपनी मूत्र को कितने गुना तक सांद्र कर सकते हैं? 4 गुना तक सांद्र कर सकते हैं। ये जो मरुस्थल के जंतु होते हैं, कैमल, ऊंट और ये, इनका लूप ऑफ हेनले लंबा होता है। तो जिनका लूप ऑफ हेनले लंबा होगा, उनमें काउंटर करंट बेहतर काम करेगा और वो बहुत ज्यादा सांद्र मूत्र का निर्माण कर पाएंगे। बना लो, फिर लिखते हैं।
प्रकाश जी, अभी आपके जन्मदिन के दिन पिताजी का फोन आया था। अरे तेरी गजब। जितने भी क्यों क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं प्रकाश जी आपके? रिजेक्ट हो रहा है ना? अच्छा, रिजल्ट देखने आए थे आज के दिन? उल्ले अब प्रकाश जी, आपका गांव कौन सा है? जालोर? बालोतरा? बाड़मेर क्यों? बालोतरा है ना। जिला बाड़मेर लगता है बालोतरा का। बालोतरा कितना है यहाँ से? 2.5 घंटा? 2.5 2 घंटा? उड़ के जा रहे हो? 10 मिनट। बन गया? लिखेंगे पॉइंट्स अब। इसका मतलब ये काउंटर करंट विधि के अंदर कौन से नेफ्रॉन्स काम करते हैं? जक्स्टा मेडुलरी, क्योंकि वाजा रेक्टस किसमें विकसित होता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में। लिखे भाई? तो बताओ क्या हुआ? आपको सुनाई दी? तो फिर कैसे पता चला पर्सनल है? नहीं दी? दे देंगे आप पोलो खाएंगे? मना कर दिया उन्होंने यार। हाँ, लिखेंगे पॉइंट। इस क्रियाविधि के द्वारा इस क्रियाविधि के द्वारा किडनी के मेड्यूला अंतराली क्षेत्र इस क्रियाविधि के द्वारा किडनी के मेड्यूला अंतराली क्षेत्र की परासरनता को बढ़ाया जाता है। किडनी के मेड्यूला अंतराली क्षेत्र की परासरनता को बढ़ाया जाता है, जिस कारण संग्रह नलिका से अधिक जल का पुनः अवशोषण होता है। जिस कारण संग्रह नलिका से अधिक जल का पुनः अवशोषण होता है और सांद्र मूत्र का निर्माण देखा जाता है। और सांद्र मूत्र का निर्माण देखा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, परासरनता को बढ़ाने में
NaCl व यूरिया प्रयुक्त होते हैं। परासरनता को बढ़ाने में NaCl व यूरिया प्रयुक्त होते हैं। अब देखो NaCl तो किसके सम्मिलन से आ रहा है? हेनले के लूप और वाजा रेक्टस। तो हेनले के लूप को हम क्या कहते हैं? सीसी। सीसी का मतलब काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और वाजा रेक्टस को कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर, क्योंकि ये केवल NaCl को एक्सचेंज कर रहा है और उसको बना कौन रहा है आपके पास? हेनले का लूप। तो हेनले के लूप को क्या कहेंगे? काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ब्रैकेट में लिख लेना। और वाजा रेक्टस को लिखेंगे काउंटर करंट एक्सचेंजर। यहां पे करंट का मतलब क्या है? प्रवाह। निस्यंद का प्रवाह, रुधिर के प्रवाह को यहां पे करंट नाम दिया है। तो वाजा रेक्टस को काउंटर करंट एक्सचेंजर और हेनले के लूप को काउंटर करंट मल्टीप्लायर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता बढ़ जाने पर, किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता बढ़ जाने पर, मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता बढ़ जाने पर संग्रह नलिका से अधिक जल का पुनः अवशोषण होता है। संग्रह नलिका से अधिक जल का पुनः अवशोषण होता है और सांद्र मूत्र का निर्माण देखा जाता है। और सांद्र मूत्र का निर्माण देखा जाता है। और हम कितने गुना तक मूत्र को सांद्र कर सकते हैं? 4 गुना तक। तो नोट लिख लेंगे यहां पर। इस क्रियाविधि के द्वारा मानव मूत्र को 4 गुना तक सांद्र कर सकते हैं। आज तो फोन साइलेंट पे रखो यार, बहुत सारे आएंगे आपके पास। सुबह 5 बजे से फोन, बड़े लोकप्रिय हैं यार आप। 2 दिन पहले से? क्या बात है प्रकाश जी, जीवन में इतने अच्छे कर्म किए आपने। तो रिजल्ट में आपका एवरेज स्कोर क्या रह रहा है यहाँ पे? पिताजी ने 500, 550। तो पिताजी खुश होंगे यार। एक तो सच बोला करो, मजे मत लो यार। प्रकाश जी क्या स्कोर है आपका एवरेज? चलो कोई नहीं। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट अपने पास यहां पे लिख लेंगे। तो इसका मतलब जितना हेनले के लूप की लंबाई ज्यादा होगी उतना ज्यादा सांद्र मूत्र का निर्माण होगा।
ठीक है भाई, फिर अब हेडिंग आ लेंगे नेक्स्ट, किडनी के कार्यों का नियमन। किडनी के कार्यों का नियमन। तो मानव जो है इस क्रियाविधि के द्वारा मूत्र को कितने गुना तक सांद्र कर सकता था? 4 गुना तक सांद्र। अब देखो, किडनी के कार्यों के नियमन में सबसे पहले आपको एक टर्म पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं डाययूरेसिस। डाययूरेसिस का मतलब क्या होता है? अधिक मूत्र या तनु मूत्र का निष्कासन जब हम कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डाययूरेसिस। डाययूरेसिस का मतलब है जब आप अधिक मूत्रण कर रहे हैं या अधिक तनु मूत्र में जल अधिक मात्रा में निकल रहा है तो उसे क्या कहते हैं? डाययूरेसिस। तो ये लिख लेंगे, डाययूरेसिस का मतलब तो डाययूरेसिस का मतलब है अधिक मूत्र का त्याग या मूत्र में अधिक जल का निष्कासन डाययूरेसिस कहलाता है। या आप यहां पे कह सकते हैं तनु मूत्र या जिसे डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, अब देखो किडनी के कार्यों के नियमन में मतलब डाययूरेसिस है। सबसे पहले हम लोग कौन से हार्मोन की बात करेंगे? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को और किस नाम से जानते हैं? एडीएच। तो यहां पर मैंने ले लिया, नियमन में हमारे पास सबसे पहला हार्मोन आएगा वैसोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच अब वैसोप्रेसिन को हम एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? 1 मिनट पहले समझ लो, फिर आप लिख लेना पूरा चार्ट ही। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे शरीर में जल की कमी होती है, शरीर में जल की हानि हो रही है या जल की कमी हो रही है, मतलब ज्यादा पसीना आ रहा है या आपने शरीर में पानी की कमी है, मतलब निर्जलीकरण भी आप कह सकते हो इसको। डिहाइड्रेशन अगर शरीर में हो रहा है तो शरीर को कैसे मालूम चलता है कि उसमें पानी की कमी है? शरीर के अंदर मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में परासरण ग्राही होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो आपके पास क्या पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स या जिसे हम कहते हैं परासरण ग्राही होते हैं। तो जैसे ही शरीर में जल की कमी होती है, जैसे ही आपके रुधिर में या आपके काय द्रव्य में जल की कमी होती है, तो किसको पता चल जाता है? हाइपोथैलेमस में उपस्थित परासरण ग्राही को, क्योंकि वो किसके प्रति संवेदी है? वो शरीर के काय द्रव्य में तो शरीर में जो काय द्रव्य है, काय द्रव्य मतलब रुधिर है, लसिका है या कोई भी अंतराली द्रव्य है, उसमें आयतन के प्रति संवेदी होते हैं। तो जैसे ही शरीर में पानी की कमी है, इसका मतलब काय द्रव्य का आयतन भी कम हो जाएगा। काय द्रव्य का आयतन कम हो जाएगा तो घंटी कहां बजेगी? ऑस्मो रिसेप्टर्स में।
अब जैसे ही ऑस्मोरिसेप्टर्स में घंटी बजेगी, हाइपोथैलेमस को मालूम चल जाएगा कि शरीर में पानी की कमी है। अब दो काम होंगे, हाइपोथैलेमस दो काम करेगा। पहले तो हाइपोथैलेमस के अंदर प्यास केंद्र होता है, आपको प्यास लगती है तो वो किसको उत्तेजित करेगा? प्यास केंद्र को। तो क्या होगा? पहला तो होगा हाइपोथैलेमस में जो प्यास केंद्र है यानी थर्स्ट सेंटर है वो उत्तेजित होगा। और जब प्यास केंद्र उत्तेजित होगा तो आपको प्यास लगेगी और आप पानी पियोगे। पानी पियोगे तो शरीर में जल का आयतन बढ़ जाएगा। तो प्यास केंद्र होगा, प्यास केंद्र से आप पानी पियोगे और जल के आयतन में वृद्धि होगी। तो एक सर्किट तो ये पूरा हुआ। दूसरा, शरीर में और पानी बढ़ाने के लिए या नुकसान को कम करने के लिए हाइपोथैलेमस पश्च पीयूष ग्रंथि से, पश्च पीयूष ग्रंथि से किस हार्मोन के स्त्रावन को प्रेरित करेगा? वैसोप्रेसिन। तो दूसरा काम हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पश्च पीयूष ग्रंथि से वैसोप्रेसिन के स्त्रावन को प्रेरित करेगा। वैसोप्रेसिन का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका से जल का पुनः अवशोषण प्रेरित करेगा। यह हार्मोन का काम क्या है? अब यह हार्मोन या वैसोप्रेसिन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट संग्रह नलिका से जल के पुनः अवशोषण का प्रेरण करेगा। और जल का पुनः अवशोषण होगा तो कैसी मूत्र बनेगी? सांद्र मूत्र बनेगी, यानी मूत्र का जो आयतन है वो या मूत्र का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? तो ये आपके पास किसका नियमन हुआ? वैसोप्रेसिन का। वापस सर्किट क्या था? ये पूरा सिस्टम तब काम करेगा जब शरीर में जल की कमी है। जब शरीर में जल की कमी है, शरीर में डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण है, तो किसको मालूम चलेगा? हाइपोथैलेमस में जो पराशरग्राही है उनको मालूम चलेगा। क्यों मालूम चलेगा? क्योंकि वो काय द्रव्य के आयतन के प्रति संवेदी है। जैसे शरीर में पानी की कमी हुई, काय द्रव्य के आयतन में कमी हुई, ग्राही सक्रिय होंगे और ग्राही सक्रिय होने पर हाइपोथैलेमस से दो काम करवाएंगे। हाइपोथैलेमस पहले तो प्यास केंद्र को उत्तेजित करेगा, अब पानी पियोगे, पानी का आयतन बढ़ने लगेगा। दूसरा, पानी की हानि को भी कम करना है। हानि को कम करने के लिए पश्च पीयूष ग्रंथि से क्या निकलेगा? वैसोप्रेसिन। यह वैसोप्रेसिन डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका से जल का पुनः अवशोषण प्रेरित करेगा। जल का पुनः अवशोषण होगा तो सांद्र मूत्र बनेगी, यानी मूत्र आउटपुट कम हो जाएगा और शरीर में आपके पास जल की कमी रुक जाएगी। यह पूरा नियमन क्या है? वैसोप्रेसिन का है। लिख लो। हाँ, बना लो।
तो फिर हम पढ़ेंगे आगे हॉर्मोन्स में, ये वैसोप्रेसिन की कमी हो जाती है तो फिर तनुमूत्र निकलता है। और वैसोप्रेसिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। हॉर्मोन कौन सा चित्र? ओहो, बन गया। अब ले रहा हूं आगे। आज तो एक ही पेज हुआ था अभी तक आपका। अरे तेरी, अच्छा अभी तक आधा पन्ना ही भरा है। अपन 5वें स्लाइड पर हैं। अभी तक पूरा चैप्टर एक पेज पर ही है। या आप ऐसे आपको सम्मानित कर सकते हैं नोबेल पुरस्कार से। नहीं, इनको दिखता है, इनको ही पढ़ना है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप ऐसे लिख रहे हो या सिर्फ बायोलॉजी में? फिजिक्स में भी सेम। एक चैप्टर कितने, मतलब एक चैप्टर कितने पेज में होता है? मतलब लोगों से 1/3 हिस्से में आप कर लेते हैं। अब देखो, वैसोप्रेसिन के 2 काम है इंपॉर्टेंट। वैसोप्रेसिन का पहला काम तो है कि ये दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका से जल का पुनः अवशोषण करेगा, पुनः अवशोषण करके सांद्र मूत्र बनाएगा। एक और काम होता है कि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है रुधिर वाहिकाओं को संकुचित करेगा, और रुधिर वाहिकाओं को संकुचित करेगा तो हल्का क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा भी देता है। तो आगे ले रहा हूं मैं, नहीं नीचे नीचे क्या हुआ इससे? अच्छा, डीसीटी के बाद संग्रह नलिका। ठीक है, अब यहां पर इसका मतलब आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं वैसोप्रेसिन के।
वैसोप्रेसिन का पहला कार्य डीसीटी व संग्रह नलिका से जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित कर सांद्र मूत्र का निर्माण करना। और दूसरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर ठीक है। तो वैसोप्रेसिन के दो मुख्य कार्य है। डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित कर सांद्र मूत्र का निर्माण करेगा, यानी यूरिन के आउटपुट को बढ़ाएगा या घटाएगा, यूरिन आउटपुट को कम करेगा। और दूसरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी रुधिर वाहिकाओं को संकुचित करके हल्का ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। एसी ऑन करना है। फैन ऑन कर दो, अलग बात है, बट एसी मत करो यार अभी। एसी वेसी मत चलाओ यार अभी। ठीक है भाई, तो पहला नियमन अपन ने देख लिया कौन से हार्मोन का, वैसोप्रेसिन। किडनी के कार्यों के नियमन में दूसरा हम देखेंगे रास। ले लूं आगे। तो सेकंड हमारे पास रास।
ठीक है भाई, अब एक सेकेंड देख लेंगे ये रास सिस्टम या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्या है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, यह तंत्र तब काम करेगा जब बीपी यानी ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के साथ साथ जीएफआर में गिरावट आ जाए। अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो किडनी तक कम ब्लड आएगा, किडनी तक कम ब्लड आएगा तो किडनी नीसियन या फिल्ट्रेशन भी कम करेगी। तो जैसे ही हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर या जीएफआर में कमी होती है, ब्लड प्रेशर या जीएफआर में गिरावट होती है, तो किडनी के कौन से हिस्से से, जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस। अभी के लिए ध्यान में रखना कि ये जो जेजीए है ये किससे मिलकर बना है, दूरस्थ कुंडलित नलिका से, एफरेंट आर्टीरियोल और एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है लेसिस सेल्स। इन तीनों के संकुल से किडनी में क्या होता है, जेजीए, और किडनी के जेजीए क्षेत्र से किसका स्त्रावन होगा, रेनिन का। ये पाचन वाली नहीं है, याद रखना, ये पाचन वाली रेनिन पाचन एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन के रूप में काम करता है। ये रेनिन कहां पर गति करेगा, अब रुधिर प्लाज्मा में। रेनिन किस में गति करेगा, रुधिर प्लाज्मा में। अब रेनिन रुधिर प्लाज्मा में गति करेगा। रुधिर प्लाज्मा में एक निष्क्रिय प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। क्या है आपके पास, ये निष्क्रिय एंजियोटेंसिनोजन है। इसका संश्लेषण कहां से होगा, लिवर। लिवर से किसका संश्लेषण होगा, एंजियोटेंसिनोजन। और रेनिन क्या करेगा, इस निष्क्रिय एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में परिवर्तित करेगा। अभी ये एंजियोटेंसिन 1 सक्रिय नहीं हुआ है, इसका सक्रिय रूप कौन सा होता है, एंजियोटेंसिन 2। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण, फुफ्फुसीय परिसंचरण का मतलब फेफड़ों के पास, तो फुफ्फुसीय परिसंचरण फेफड़ों के पास एंजियोटेंसिन 1 किस में परिवर्तित होगा, एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 दो काम करेगा, खुद किसके रूप में काम करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। खुद वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में काम करेगा, मतलब ये खुद ब्लड प्रेशर और जीएफआर को बढ़ा देगा। वही करना था, क्योंकि इसका पूरा उद्देश्य क्या है, ब्लड प्रेशर जीएफआर में गिरावट थी तब तो ये काम कर रहा है, तो इसका उद्देश्य ही क्या है, ब्लड प्रेशर और जीएफआर को वापस बढ़ा देना। कौन बढ़ाएगा, एंजियोटेंसिन 2। कैसे बढ़ाएगा, वो रुधिर वाहिकाओं को संकुचित करेगा। उसके साथ साथ वो एक और काम करेगा, वो एल्डोस्टेरॉन के स्त्रावन को भी प्रेरित करेगा। और एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है कि वो जल और लवण के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। तो किडनी से क्या निकला, रेनिन। रुधिर प्लाज्मा में कौन सक्रिय हुआ, एंजियोटेंसिन। और उसने वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के अलावा किसके स्त्रावन को प्रेरित किया, एल्डोस्टेरॉन। तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे, रास। क्या वापस कब काम करेगा, जब ब्लड प्रेशर या जीएफआर में गिरावट होगी। तो यह काम कैसे करेगा, ब्लड प्रेशर और जीएफआर को बढ़ाएगा। कैसे, किडनी से रेनिन निकला, कहां गया, रुधिर प्लाज्मा में। रुधिर प्लाज्मा में एंजियोटेंसिनोजन से क्या बनाया, एंजियोटेंसिन 1। फिर फेफड़ों के पास फुफ्फुसीय परिसंचरण में एंजियोटेंसिन 1 से क्या बना, एंजियोटेंसिन 2। इसने खुद ने वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में काम करा, रुधिर वाहिकाओं को संकुचित किया, ब्लड प्रेशर जीएफआर बढ़ गया, और एल्डोस्टेरॉन के स्त्रावन को प्रेरित करके जल और लवण का पुनः अवशोषण करवा दिया।
जित ब्लड प्रेशर कम होगा तो अपने आप जीएफआर कम होगा। क्यों? ब्लड रुधिर दाब कम होगा, कम दाब के कारण किडनी तक कम रुधिर पहुंचेगा, किडनी तक रुधिर कम पहुंचेगा तो वो नीसियन भी कम करेगी, तो जीएफआर कम होगा। और बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। ये एफरेंट आर्टेरियल की हिंदी क्या होती है? धमनी, अभिवाही धमनी, धमनी का, अभिवाही धमनी का। लिख लिया भाई? अब इसमें देखो, अगर ये रास सिस्टम ज्यादा काम करेगा तो ब्लड प्रेशर और जीएफआर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ब्लड प्रेशर और जीएफआर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो भी हानिकारक है। इसका मतलब इस रास तंत्र को नियंत्रित करने के लिए एक और तंत्र होना चाहिए। तो अगर रास जरूरत से ज्यादा काम ना करे, ब्लड प्रेशर जीएफआर जरूरत से ज्यादा ना बढ़ जाए, इसमें कौन काम करता है? एक हार्मोन काम करता है जिसे हम कहते हैं एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एक पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन है जो कहां से निकलता है? हृदय की आलिंद भित्तियों से निकलता है। और वो क्या काम करेगा? वो इस रास के विपरीत काम करेगा। विपरीत काम करेगा मतलब ये तो एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो वो क्या होगा? वैसोडाइलेटर। वो रुधिर वाहिकाओं को फैलाएगा ताकि ब्लड प्रेशर और जीएफआर कम हो सके। तो लिखेंगे नेक्स्ट। ये तो डन है। अब तो रास। अब तीसरा हमारे पास एएनएफ। ये रेनिन, देखो हिंदी में तो रेनिन की एक ही स्पेलिंग होती है, इंग्लिश में याद रखना है अगर डबल एन आई एन, ये रेनिन है, ये पाचन एंजाइम है, इसलिए अंग्रेजी टर्म्स ध्यान रखा करो। और अगर एन आई एन, ये आपके पास किडनी का हार्मोन है। हिंदी में नहीं पता चलेगा, हिंदी में दोनों ही रेनिन लिखे जाते हैं, इसलिए अंग्रेजी में देखना RENNIN रेनिन है तो ये पाचन एंजाइम है, और अगर सिंगल NIN है तो ये किडनी से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, फिर हम ANF के बारे में लिख रहे हैं। यह पेप्टाइड हार्मोन हृदय की आलिंद भित्तियों से स्रावित होता है। यह पेप्टाइड हार्मोन
हृदय की आलिंद भित्तियों से स्रावित होता है। फिर नेक्स्ट, यह एक वैसोडायलेटर है। यह एक वैसोडायलेटर है। अतः रास के विपरीत कार्य कर यह एक वैसोडायलेटर है। अतः रास के विपरीत कार्य कर ब्लड प्रेशर व जीएफआर को कम करता है। रास के विपरीत कार्य कर ब्लड प्रेशर एवं जीएफआर को कम करता है। ठीक है, तो अगर रास जरूरत से ज्यादा काम करेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जरूरत से ज्यादा जीएफआर बढ़ रहा है, तो कौन काम करेगा? एएनएफ इसके विपरीत काम करेगा और ब्लड प्रेशर और जीएफआर को कम कर देगा। ठीक है, तो ये 3 हार्मोन्स आपके पास किडनी के कार्यों का नियमन था। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मूत्रण या मिक्चुरेशन। अब वही मूत्र त्याग की प्रक्रिया या मूत्राशय को खाली करके, मूत्राशय को खाली कर मूत्र त्याग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिक्चुरेशन। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये मिक्चुरेशन जो है वो किसका उदाहरण है? एक रिफ्लेक्स एक्शन, यानी किसका उदाहरण है? एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो मिक्चुरेशन किसका उदाहरण है? रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या है? देखो, जैसे जैसे आपके पास मूत्राशय में मूत्र भरेगी, यानी जैसे जैसे मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर भरने लगेगा, इसकी सतह पर, मूत्राशय की सतह पर क्या पाए जाते हैं? ग्राही। और मूत्राशय की सतह पर जो ग्राही पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये जो मूत्राशय की उपकला होती है वो किससे बनी होती है? वो फ्लेक्सिबल होती है। उसकी उपकला का नाम होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम या ट्रांजिशनल उपकला, वो बात की बात। तो आपके पास मूत्राशय में जैसे जैसे मूत्र भरेगा, मूत्र भरने पर कौन सक्रिय होंगे? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स जैसे ही सक्रिय होंगे उनसे सूचना निकलेगी। किस पथ के द्वारा? संवेदी पथ, या जिसे हम कहते हैं एफरेंट पथ। और यह सूचना कहां पर पहुंचेगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। वहां पे सूचना पहुंचेगी, सीएनएस से वापस सूचना निकलेगी। किस पथ के द्वारा? चालक, या जिसे हम कहते हैं इफरेंट पथ। और इस पथ के द्वारा 2 चीजें होंगी। पहली चीज, मूत्राशय की चिकनी पेशियों में तो क्या प्रेरित होगा? संकुचन। मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन होगा। और यूरेथ्रा की जो अवरोधनी होती है उसमें आपके पास क्या होगा? अनुशिथिलन। 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन होगा, यूरेथ्रा में अवरोधनी में अनुशिथिलन होगा और मूत्रण हो जाएगा। सवाल पहले आ रखा है नीट में कि अगर ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स खराब हो जाएं या ग्राही खराब हो जाए तो क्या होगा? ग्राही खराब हो जाएंगे तो ये पूरा सर्किट पूरा नहीं होगा, कोई मूत्रण नहीं देखा जाएगा। क्योंकि सीएनएस तक संवेदी पथ तभी सूचना पहुंचा सकते हैं जब कहां से सूचना निकले? स्ट्रेच ग्राही। तो प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन का एक बेसिक सिस्टम है, अगर कोई भी प्रक्रिया में ग्राही काम नहीं करते
तो ग्राही काम नहीं करते तो सूचना सीएनएस तक नहीं पहुंचेगी और वो प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा। तो मूत्रण में संकुचन किसमें देखा जाएगा? मूत्राशय की चिकनी पेशियों में। और अनुशिथिलन किसमें देखा जाएगा? यूरेथ्रा की अवरोधनी में। तो लिख लेंगे मिक्चुरेशन या मूत्र में लिखेंगे मूत्राशय को खाली कर मूत्राशय को खाली कर मूत्र त्याग की प्रक्रिया मिक्चुरेशन कहलाती है। मूत्राशय को खाली कर मूत्र त्याग की प्रक्रिया मिक्चुरेशन कहलाती है। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, मूत्राशय में मूत्र भरने पर स्ट्रेच ग्राही या स्ट्रेच रिसेप्टर सक्रिय होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स या स्ट्रेच ग्राही सक्रिय होते हैं और संवेदी पथ के द्वारा सूचना सीएनएस तक पहुंचती है। सीएनएस का मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र चालक पथ के माध्यम से चालक पथ के माध्यम से मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन व यूरेथ्रा की अवरोधनी में अनुशिथिलन प्रेरित कर मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन व यूरेथ्रा की अवरोधनी में अनुशिथिलन प्रेरित कर मूत्रण दर्शाता है। संकुचन किसमें होगा? मूत्राशय की चिकनी पेशियों में। और अनुशिथिलन किसमें होगा? यूरेथ्रा की अवरोधनी में। और एक नोट लिख लेंगे, स्ट्रेच ग्राही खराब या निष्क्रिय हो जाने पर मूत्रण नहीं देखा जाएगा। पर मूत्रण नहीं होगा।
ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, इसमें मूत्र के मान में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। निष्कासन कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। 3 लीटर से अधिक अगर प्रतिदिन निकल रहा है, अगर मूत्र त्याग 3 लीटर से अधिक प्रतिदिन है तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीयूरिया। सामान्य निष्कासन कितना होगा, 1 से 1.5 लीटर। अगर 3 लीटर से ज्यादा मूत्र त्याग प्रतिदिन हो रहा है तो यह किसका सूचक है, पॉलीयूरिया। इसमें आपको ध्यान में रखना है 96% जल होगा, 2% यूरिया और 2% घुलनशील पदार्थ। एनसीईआरटी में दे रखा है प्रतिदिन कितने यूरिया का निष्कासन होता है, 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन निष्कासित। पीएच आपको पता होना चाहिए, अम्लीय होता है। पीएच अम्लीय होगा और ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। मूत्र में अगर ग्लूकोज निष्कासित होता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोस यूरिया। और मूत्र में अगर कीटोन बॉडीज निकलती है तो उसे कहते हैं कीटोन यूरिया। ये दोनों किस बीमारी के लक्षण है, डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण हैं। एक चीज ना, मूत्र को आप कुछ समय तक रोक सकते हो, ठीक है, ये है। लेकिन जो मूत्रन की इच्छा है और मूत्र त्याग, वो कैसा एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्स। ऐसा प्रतिवर्ती प्रक्रिया है जिसको आप कुछ समय तक तो रोक सकते हो, अधिक समय तक नहीं। ये सोच रहे मूत्र से फट जाए तो ठीक है। और इसमें लिख लेंगे ग्लाइकोस यूरिया व कीटोन यूरिया डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह का सूचक है, के लक्षण है। ग्लाइकोस यूरिया एवं कीटोन यूरिया डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह के लक्षण है। ठीक है भाई, कल हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब थोड़ा सा बाकी है, इसमें किडनी की संरचना बाकी है, अन्य उत्सर्जी अंग बाकी है, यूरिया चक्र और रोग। तो कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारे पास मानव कार्यकी के 3 चैप्टर बाकी रहेंगे, ग्लाइकोस यूरिया और कीटोन यूरिया डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह के लक्षण है।
इस संडे के टेस्ट में थोड़ी मानव कार्य का कोई चैप्टर आ रहा है, टेस्ट सीरीज वाला है। ठीक है भाई, चलो कल कंप्लीट करेंगे चैप्टर।